हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जगत, कवक या फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले कवक सिंपल यानी कि सरल, नॉन वेस्कुलर यानी कि जिनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि असंवहनीय जाइलम और फ्लोएम जिनमें अनुपस्थित होते हैं। नॉन वेस्कुलर एक्लोरोफाइलस यानी कि हरित लवक विहीन, यानी कि हरित लवक बिना या जिसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी जीव है जिनमें स्पोर्स के द्वारा सामान्यतः जनन होता है, और वो यूकैरियोट्स होते हैं और जिनमें बॉडी को सामान्यतः थैलस कहते हैं, और जो जिनमें सामान्यतः सेल वॉल सेलुलोज की बनी काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो यानी कि फंगस की या कवक की जो मेन खास बात है वो क्या है कि ये सिंपल, असंवहनीय यानी कि जिसमें जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। एक क्लोरोफाइलस यानी कि क्लोरोफिल के बिना विषमपोषी जीव होते हैं जो स्पोर्स के द्वारा जनन करते हैं सामान्यतः है, जिनमें सेल्स यूकैरियोटिक होती है और जिनमें सेल वॉल सामान्यतः काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। ये सामान्यतः ह्यूमस रिच सॉइल में पाए जाते हैं, जहां पर ह्यूमस ज्यादा होता है, ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है ह्यूमस। लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस में कवक किसी भी जगह हो सकते हैं, चमड़े पर हो सकते हैं, रोटी पर हो सकते हैं, पेड़ पर हो सकते हैं, किसी भी जगह पर जहां पर बॉडी के ऊपर हो सकते हैं ह्यूमन की। तो जहां पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो ये मॉइस्चर में आसानी से हो सकते हैं। नॉर्मली कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहां पर ह्यूमस के ज्यादा सॉइल होती है, ह्यूमस रिच सॉइल होती है, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस ज्यादा होता है। लेकिन ये लेदर पर, वुड पर, पिकल्स पर, रोटी पर, बॉडी के ऊपर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस में। फंजाई जो होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, हेयर के समान संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं हाइफा, अकेला, कवक तंतु, हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु, और बहुत सारे हाइफी मिलकर, कवक तंतु मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं माइसीलियम या कवक जाल। तो इनकी बॉडी पतली पतली हेयर लाइक संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, हेयर सदृश, बाल सदृश संरचनाओं से मिलकर बनी, जिन्हें क्या बोलते हैं? हाइफा, अकेला, प्लूरल हाइफी, हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु, और बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जाल लाइक संरचना बनाते हैं, बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। इनमें सेलवाल काइटिन की बनी होती है, कभी कभी सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल भी हो सकते हैं। इनमें जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट अथवा एसेप्टेट हो सकते हैं। अब अगर सेप्टा ऐसे है, अगर माइसीलियम ऐसे है, इसे बोलते हैं सेप्टेट, मतलब पट्ट युक्त, जिसमें सेप्टा उपस्थित होते हैं, पट उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्टा, जो उसको कई भागों में डिवाइड कर रहा होता है, और जिसमें नहीं होते उसे हम बोलते हैं पट विहीन, यानी कि एसेप्टेट। इसके बाद जो फंजाई में जो फंगल टिश्यू होते हैं, यानी कि जो फंगस के ऊतक होते हैं, कभी कभी वो आपस में इंटरवोवन होकर, आपस में मिलकर, आपस में गुथकर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेक्टन काइमा। प्लेक्टन काइमा। अब जो प्लेक्टन काइमा है वो दो प्रकार का हो सकता है, प्रोसन काइमा और दूसरा सूडियोपैरन काइमा। प्रोसन काइमा, दूसरा सूडियो पैरेन्काइमा टिश्यू हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो जब हाइफी गुथ इस प्रकार से जाते हैं
कि जो आपस में पैरेलली और सब पैरेलली ऐसे ग्रो करते हैं, यानी कि उनमें ऐसे होता है, इस प्रकार से होते हैं, पैरेलली अवस्थित होते हैं या सब पैरेलली व्यवस्थित होते हैं और अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, यानी कि उनके अंदर अपनी जो इंडिविजुअल या अकेला जो एक तंतु है वो अभी भी अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग उसकी पहचान होती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसनकाइमा। लेकिन जब वो किसी भी तरह से, यानी कि जब वो फ्यूज हो जाएंगे आपस में, जब वो हाइफी फ्यूज हो जाएंगे इस प्रकार से, तो उसके किसी भी इंडिविजुअल जो अकेला जो हाइफी है उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो माइसीलियम बनता है उसे बोलते हैं सूडियो पैरेन्काइमा, जिसमें पैरेलली और सब पैरेलली यानी कि समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं और समांतर क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक तंतु की जो अपनी पहचान होती है वो बरकरार रहती है, वो उसकी पहचान खत्म नहीं होती, तब उसे बोलते हैं प्रोसनकाइमा। और जब उसकी पहचान खत्म हो जाती है तब उसे बोलते हैं सूडियो पैरेन्काइमा। सभी जो सेल्स होती हैं फंजाई में, कवकों में, वो यूकैरियोटिक आती है। अर्थात यूकैरियोटिक होने का मतलब क्या है कि उसमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होगा, उसके अंदर झिल्ली युक्त या झिल्लीबद्ध कोशिकाओं यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स उपस्थित होंगे। प्लस लेकिन अंतर क्या होगा कि उसके अंदर प्लांट्स के कंपैरिजन में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनमें फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाती है। और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। अब चूंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, इसीलिए इनमें जो पोषण होता है वो होता है विषमपोषी, मतलब हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाता तब हम उसे क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब अगर ये विषमपोषी पोषण है तो अब ये विषमपोषी पोषण दो तरह से हो सकता है। पहला जीवित जीव से और दूसरा मृत अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। जब कोई ऑर्गेनिज्म जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट, और इसको बोलते हैं मृतजीवी यानी कि सैप्रोजीवी। इसीलिए कवक या तो जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए या तो ये परजीवी होते हैं या मृतजीवी होते हैं। लेकिन कुछ कवक सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, और वो किसी ऐसे जीव के साथ रहते हैं। सहजीवन एक ऐसा संबंध है जिसमें दो जीव इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी संबंध है जो उच्च पादपों, विशेष रूप से अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के पौधों की जड़ों और कवकों के बीच में होता है, और कवक वहां नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करती हैं और बदले में उन्हें वहां पर खाना और प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। तो कुछ फंजाई ऐसी होती है जो सिम्बायोसिस के रूप में रहती है। लाइकेन भी एक ऐसा ही संबंध है। लाइकेन एल्गी और फंजाई के बीच में एक सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें लाइकेन में एल्गी यानी कि शैवाल और फंजाई यानी कि कवक साथ साथ रहते हैं, और एल्गी भोजन का निर्माण करता है जिसे वो खुद भी यूज करता है, और साथ में उस भोजन का कुछ भाग फंजाई भी यूज करता है। फंजाई बदले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से कुछ मॉइस्चर जो होता है वो एल्गी भी प्राप्त करता है। अब जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड्स होता है, यानी कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विशेष रूप से बहुत सारे बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसे पहला है जूस्पो।
अनेक फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जूस स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे फाइकोमाइसिटीज में जो पहली क्लास है, फाइकोमाइसिटीज में जूस स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है वो राइजोपस में और म्यूकर में होता है। म्यूकर में और राइजोपस में। तीसरा, इसके अलावा कोनिडिया, पेनिसिलियम में, यहां पर इन मेंबर्स में ज्यादातर जो मेंबर्स हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है, ये कोनिडिया द्वारा। इसके अलावा कोनिडियोफोर एल्ब्यूगो में कोनिडियोफोर्स बनते हैं, कोनिडियोस्पोरेंजिया। इसके अलावा राइजोपस म्यूकर में आर्थ्रोस्पोर्स भी बनते हैं, बैसिडियोस्पोर्स पक्सीनियम बनते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं बैसिडियो, इस वाले में यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं इनमें बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, और कुछ के नाम तो उनके नाम पर, जैसे एस्कोमाइसिटीज है इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बैसिडियोमाइसिटीज में बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के थ्रू होता है। अब सभी फंजाई जो होती है उनमें इन चारों ग्रुप में इंपॉर्टेंट बात है कि इन चारों ग्रुप्स में जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें भी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी कि फंजाई इम्परफेक्टाई, अपूर्ण कवक बोलते हैं इनको। तो इन अपूर्ण कवकों के अलावा सभी प्रकार के कवकों में, इस ग्रुप को छोड़कर सभी कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लैंगिक जनन प्रेजेंट होता है। लैंगिक जनन की 3 कंडीशंस होती हैं। पहला में 3 अवस्थाओं में होता है, पहला प्लाज्मोगैमी, फिर कैलोगैमी और फिर मियोसिस। 3 स्टेप होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, नंबर 1 प्लाज्मोगैमी। दूसरा कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। कैरियो वर्ड लगाते हैं केंद्रक के लिए, तो क्या होगा, केंद्रक का संलयन, इसे बोलते हैं केंद्रक संलयन। और यहां पर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव संलयन। तो इस स्टेप में पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है 2 सेल्स का या 2 युग्मकों का। इसके बाद 2 का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, इसे कैरियोगैमी बोलते हैं। और मियोसिस से जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, उससे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इसमें केंद्रक फ्यूज होता है, उससे फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, हैप्लॉइड यानी कि एगोनिक संरचना। अब 2-3 टर्म्स हमें इसमें पता होना चाहिए। होलोकार्पिक फंजाई यानी कि पूर्णकाय फलिक, यानी कि पूर्णकाय फलिक। तो पूर्णकाय फलिक का मतलब क्या होता है? पूर्णकाय फलिक यानी कि होलोकार्पिक फंजाई। होलो वर्ड संपूर्ण के लिए लगाते हैं, कंप्लीट के लिए लगाते हैं, यानी कि ऐसी फंजाई जिसका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के समय संपूर्ण बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर रिप्रोडक्टिव संरचना में यानी कि जनन संरचना में परिवर्तित हो जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? होलोकार्पिक फंजाई यानी कि पूर्णकाय फलिक कवक। जैसे सिनकाइटियम होता है, सिनकाइटियम में जो पूरी बॉडी होती है वही पूरी बॉडी अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अधिकांश फंजाई में
पूर्ण बॉडी, संपूर्ण शरीर जो होती है वो रिप्रोडक्टिव संरचना में यानी कि जनन अंगों में परिवर्तित नहीं होती। केवल बॉडी का छोटा सा पार्ट ही जनन अंग के रूप में काम करता है। तो ऐसी फंजाई को बोलते हैं यूकार्पिक फंजाई। यूकार्पिक फंजाई। तो यूकार्पिक में क्या होगा, छोटा सा पार्ट तो सिर्फ बोलेंगे, छोटा सा पार्ट क्या बोलते हैं हम, अंशकाय फलिक। अंशकाय फलिक मतलब उसका छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट जो होता है वो अब जनन में भाग ले रहा है, जनन अंग बना रहा है, तब उसे क्या बोलते हैं, अंशकाय फलिक। इसके अलावा अब हमें दो चीजें और समझनी है, होमोथैलिक स्पीशीज और हेटेरोथैलिक स्पीशीज। दोनों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए थैलस क्या होता है। थैलस का मतलब होता है एक ऐसी प्लांट बॉडी या एक ऐसी जीव की बॉडी या शरीर जिसको आप वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में यानी कि ट्रू रूट्स और लीव्स में विभाजित नहीं कर सकते। ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। यानी कि एक ऐसा शरीर, एक ऐसी प्लांट बॉडी, एक जीव का ऐसी शरीर जिसे हम वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में यानी कि ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम में विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। और फंजाई की बॉडी ऐसी ही होती है कि हम उसे रूट, लीव, स्टेम में विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए इनकी बॉडी को सामान्यतः थैलस कहते हैं। तो अब इसमें दो तरह की स्पीशीज होती है। अब नाम इसको बता रहा है, होमो माने क्या होता है, सेम, समान, और हेटेरो माने होता है डिफरेंट यानी कि असमान। तो एक ऐसी प्लांट बॉडी यानी कि ऐसी फंगस की बॉडी या स्पीशीज जिसके अंदर फ्यूज होने वाले गैमीट्स, यानी कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो रिप्रोडक्शन के समय जो गैमीट्स बनते हैं, तो उनमें जो गैमीट्स बनते हैं तो उनमें दो अलग अलग, जब सेम स्पीशीज, सेम थैलस के जो समान प्रकार के थैलस के जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब इस प्रकार की जातियों को हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक स्पीशीज बोलते हैं, जैसे कीमोटियम है। तो लेकिन अधिकांश फंजाई क्या होती हैं, हेटेरोथैलिक स्पीशीज होती है, अर्थात विषमथैलिक जातियां होती हैं। यानी कि जब किसी फंजाई की जातियों में दो गैमीट्स के फ्यूजन के लिए दो अलग अलग प्रकार के थैलस की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ही जैसे दो थैलस के जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते, तो ऐसी स्पीशीज जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए दो अलग जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज चाहिए होती हैं, जिनमें दो अलग अलग प्रकार के थैलस चाहिए होते हैं, जिसके एक प्लस को और एक को माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो माइनस वाले या दो प्लस वाले के गैमीट्स साथ साथ आते हैं तो वो फ्यूज नहीं होते हैं। जब एक प्लस वाला और एक माइनस वाले के गैमीट्स पास पास आते हैं तो वो फ्यूज होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि जनन के लिए, फ्यूजन के लिए, दो गैमेट्स के फ्यूजन के लिए दो अलग अलग प्रकार के थैलस की आवश्यकता होती है, जिसे हम एक को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक स्पीशीज, और इस घटना को बोलते हैं हम हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म की खोज ब्लैकेस्ली ने म्यूकर में की थी। तो ब्लैकेस्ली ने क्या बताया कि इस प्रकार की जातियों में दो अलग अलग प्रकार के थैलस होते हैं, जिसे हम एक को प्लस से और एक को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दो अलग अलग थैलस पर बने गैमेट्स ही जब पास पास आएंगे तभी वो फ्यूज होंगे। जब एक जैसे दो यानी कि प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला के गैमेट्स साथ साथ आ जाते हैं तो वो फ्यूज नहीं होते, तब ऐसी जातियों को बोलते हैं हेटेरोथैलिक स्पीशीज, और इस घटना को बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। इसकी खोज ब्लैकेस्ली ने म्यूकर में की थी। तो अधिकांश जातियां फंगस की हेटेरोथैलिक होती है, जिससे जब दो अलग अलग प्रकार के थैलस के गैमेट्स साथ साथ आते हैं तब वो आपस में फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए फ्यूजन करते हैं। अब कवकों का जो क्लासिफिकेशन है, कवकों का क्लासिफिकेशन बेसिकली इनके सेक्स ऑर्गन के, इनकी मॉर्फोलॉजी पर, इनकी बायोकेमिस्ट्री पर और इनके अंदर बनने वाले स्पोर्स के आधार पर, उनके अंदर बनने वाले फलन का या फ्रूटिंग बॉडी आदि पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। और इनके क्लासिफिकेशन में इस संपूर्ण जगत कवक को यानी कि फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। सबसे पहले
जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें जो कवक जाल होता है यानी कि माइसीलियम होता है वो अपटीय यानी कि एसेप्टेट होता है, अर्थात उसके अंदर सेप्टा या पट नहीं होते और वो जलीय और अर्धजलीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन से पाए जो एक्वाटिक होती है या सेमी एक्वाटिक अवस्था में होती है और उनमें फ्लैजिलेटेड जनन संरचनाएं बनती है, अर्थात इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। तो ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनमें अपटीय कवक जाल यानी कि एसेप्टेट माइसीलियम होता है जो नॉर्मली मल्टीन्यूक्लिएट होता है, वो जलीय और अर्धजलीय यानी कि एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और वो फ्लैजिलेटेड यानी कशाभिका युक्त जनन संरचनाएं बनाते हैं। कवक जाल इनमें अपटीय यानी कि एसेप्टेट और संकोशिकीय यानी कि सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यानी कि बहुकेंद्रकीय संरचना। बहुकेंद्रकीय संरचना दो तरह से बन सकती है, एक को बोलते हैं हम सिनोसिटिक यानी कि संकोशीय और दूसरे बोलते हैं सिनकाइटियम। सिनकाइटियम का मतलब होता है कि जब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन सेप्टा के डिसॉल्व होने से बनती है, पट के घुलने से बनती है। अगर कोई संरचना ये है, अगर ये संरचना है कोई जैसे एसके हेलमिंथीज में, निमेटोड्स में और प्लैटीहेलमिंथीज में जो एपिडर्मिस होती है वो सिनकाइटियम होती है। तो इसमें शुरू में ये सिंगल सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है यानी कि यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की संरचना है, लेकिन बाद में इसमें सेप्टा डिसॉल्व हो जाते हैं जिससे सेप्टा यानी कि पट के घुलने से, डिसॉल्व होने से अब जो पहले एक केंद्रीय संरचना थी अब वो मल्टीन्यूक्लिएट यानी कि बहु केंद्रकीय संरचना में परिवर्तित हो गई। इसे बोलते हैं सिनकाइटियम, सिनसाइशियम बोलते हैं। लेकिन अगर सिनोसिटिक कंडीशन न्यूक्लियाई के बार बार विभाजन से यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होती है, न्यूक्लियस केंद्रक बार बार विभाजित होकर बनता है, तब उसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक वर्ड और सिनकाइटियम वर्ड नॉर्मली अलग अलग लगाया जाता है। सिनकाइटियम नॉर्मली जूलॉजी में लगाया जाता है यानी कि एनिमल्स के लिए लगाया जाता है, जैसे अभी हमने निमेटोड्स में और प्लैटीहेलमिंथीज की एपिडर्मिस से पढ़ी। और सिनोसिटिक वर्ड नॉर्मली प्लांट्स के लगाता है, लेकिन अगर इसको हम इंटरचेंज लगा दें तो कोई दिक्कत खास होती नहीं है। लेकिन सिनोसिटिक का वैसे मतलब क्या होता है कि जब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कैसे बनती है, न्यूक्लियस के बार बार विभाजन से, और जब सेप्टा के डिसॉल्व होने से बनती है उसे बोलते हैं सिनसाइशियम बोलते हैं। कवक तंतु यानी कि जो हाइफी होते हैं वो उनकी वाल में सेलुलोज और काइटिन के या दोनों के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, यानी कि इसमें काइटिन भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अब अलैंगिक जनन इनमें बीजाणुधानी के निर्माण से होता है यानी कि स्पोरेंजिया के निर्माण से होता है। बीजाणुधानी को बोलते हैं स्पोरेंजिया और बीजाणुओं को बोलते हैं स्पोर्स। अब बीजाणुधानी सूखी अवस्था में यानी कि ड्राई कंडीशंस में वो डायरेक्ट कोनिडिया की तरह काम करती हैं और कोनिडिया जमीन होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। लेकिन नम कंडीशन यानी कि वेट कंडीशन में ये जूस्पोरेंजिया की तरह काम करेंगी और जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर्स डेवलप होंगे। ये जूस्पोर्स एक कशाभिक यानी कि एक सिंगल फ्लैजिलेट यानी कि यूनिफ्लैजिलेट अथवा द्विकशाभिक यानी कि बाई या डाई फ्लैजिलेट हो सकते हैं। उसमें एक फ्लैजिला भी हो सकता है और दो फ्लैजिला भी हो सकते हैं। लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है और युग्मक फ्यूज होकर आगे जाइगोट बनाएंगे और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। निम्न वर्ग के सदस्यों में युग्मक फ्लैजिला तथा उच्च वर्ग में अचल होते हैं, यानी कि जो निम्न वर्ग के सदस्य होते हैं इसमें जो निम्न ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें युग्मक में फ्लैजिला उपस्थित होता है और जब फ्लैजिला उपस्थित होगा तो कैसे होंगे, ये चल होंगे यानी कि मोटाई होंगे। यानी कि इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों स्टेज है, लेकिन उच्च वर्ग में जो यानी कि उच्च सदस्यों में वो अचल होते हैं। अर्थात अचल होने का मतलब क्या है कि वो चलन नहीं कर पाते, और चलन क्यों नहीं कर पाते, उसमें फ्लैजिला नहीं होगा। अब युग्मक
आइसोयुग्मक यानी कि समयुग्मक यानी कि आइसोगैमस, असमयुग्मक यानी कि एनाइसोगैमस और उगैमस यानी कि विषम युग्मक हो सकते हैं। अब 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जो हमें आगे एल्गी में भी पढ़ना है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस यानी कि समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। अब समयुग्मकी या असमयुग्मकी या विषम युग्मकी का मतलब क्या है? पहले हम समयुग्मकी, सम माने होता समान, कि जब फ्यूज होने वाले गैमेट्स यानी कि संलयन होने वाले युग्मक मोर्फोलॉजिकली मतलब आकारिकी रूप से यानी कि शेप और संरचना में यानी कि साइज और शेप में समान होते हैं, और वो फिजियोलॉजिकली यानी कि अंदर से वो समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो क्या कहता है समयुग्मक। ऐसे युग्मक क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? समयुग्मकी यानी कि आइसोगैमिक कहलाता है। लेकिन असमयुग्मक यानी कि एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमेट जो गैमेट्स होते हैं उसका मतलब क्या है कि फ्यूज होने वाले गैमेट्स यानी कि संलयन होने वाले युग्मक बाहर से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली आकारिकी रूप से यानी कि शेप और साइज में असमान होते हैं, और अंदर से यानी कि फिजियोलॉजिकली समान अथवा असमान, यानी कि आइसोगैमस में और एनाइसोगैमस में केवल इतना अंतर है कि आइसोगैमस में फ्यूज होने वाले गैमेट्स आकारिकी रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजिकली शेप, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या है, आकारिकी का मतलब क्या है कि उनकी शेप और साइज असमान होते हैं, और फिजियोलॉजिकली यानी कि अंदर से वो समान और असमान हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं। लेकिन एनाइसोगैमस में अंदर से फिजियोलॉजिकली समान या असमान यानी कि दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या आया इसमें? इसमें जो आकारिकी रूप से यानी कि शेप और साइज में असमान होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। उगैमस में थोड़ा सा ये सबसे कम एडवांस होता है, ये सबसे ज्यादा एडवांस होता है, सबसे ज्यादा एडवांस होता है उगैमस टाइप का, यानी कि इवोल्यूशन चल रहा है यहाँ पर। आइसोगैमस में एक ऐसा रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूज होने वाले गैमेट्स यानी कि संलयित होने वाले युग्मक विशेष संरचनाओं में बनते हैं। मेल गैमेट छोटा होता है यानी कि नर युग्मक छोटा होता है, सक्रिय होता है, जबकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है और कम सक्रिय होता है। मेल गैमेट छोटा होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, वो चल होता है यानी कि मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट बड़ा होता है और वो कम सक्रिय होता है और वो अचल होता है, और सामान्यतः एग कहलाता है, अंड कहलाता है। तो ऐसा जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? उगैमस टाइप का कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल एल्बिगो, राइजोपस और फाइथियम है। सेकंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज जो नाम पड़ा है वो इनके एस्कस के कारण पड़ा है। इनमें जो विशेष संरचनाएं बनती है जिन्हें हम एस्कस बोलते हैं, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और एस्कोस्पोर्स जो होते हैं अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इनका नाम है एस्कोमाइसिटीज। इनके मेंबर स्थलीय होते हैं जबकि कुछ जो होते हैं वो जलीय होते हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। कुछ जलीय होते हैं यानी कि एक्वाटिक होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं पादप जंतु और मनुष्य पर परजीवी होते हैं यानी कि पैरासाइट होते हैं। कवक जाल यानी कि जो माइसीलियम होता है उनका वो शाखित होता है यानी कि ब्रांच्ड होता है। कैसा होगा? ब्रांच होगा वहां से, और ब्रांच के साथ साथ पट युक्त होगा यानी कि सेप्टेट होगा। लेकिन ईस्ट में एक कोशिकीय होता है, अर्थात ईस्ट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। वास्तव में चूंकि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वास्तव में इसे कहा आना चाहिए था प्रोटिस्टा में आना चाहिए। जगत प्रोटिस्टा में सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, लेकिन ईस्ट की जो लाइफ साइकिल है वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य जैसी होती है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा में न रखकर कार्बोहाइड्रेट कवक यानी कि जगत कवक में या फंजाई में रखते हैं, और इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप में रखते हैं। कोशिका भित्ति इनमें काइटिन की बनी होती है, केवल काइटिन होता है, और
फ्लैजिलेटेड संरचनाएं कभी नहीं होती, अनुपस्थित होती है। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा और विभाजन द्वारा होता है। अलैंगिक बीजाणु, इनमें क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। इनमें जो स्पेसिफिक बीजाणु है वो क्या है, कोनिडिया है। कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं और एक्सोजीनसली बनते हैं। एक्सो माने क्या होता है, बाहर। तो जब कोई संरचना यहां पर ऐसे डेवलप हो रही है तो ये बॉडी के बाहर डेवलप होती है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सोजीनसली। लेकिन अगर कोई संरचना इसके अंदर डेवलप हो रही है एंडोजीनसली। एंडो माने क्या होता है, अंदर, एक्सो माने क्या होता है, बाहर। तो जब कोई संरचना बाहर डेवलप होगी एक्सोजीनसली, जब कोई अंदर बनेगी, बॉडी के अंदर बनेगी, सेल के अंदर बनेगी, वो एंडोजीनसली। तो लैंगिक अलैंगिक जनन कोनिडिया होते हैं जो एक्सोजीनसली कोनिडियोफोर में बनते हैं, और लैंगिक जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली बनते हैं, अंदर बनते हैं। किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और कुछ सदस्यों में एस्कर सभी मिलकर इस रचनाओं के साथ क्या करता है, फलन का यानी कि फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प, इसीलिए इनका जो क्लास का नाम है एस्कोमाइसीटीज है। और एस्कोकार्प के अंदर एस्कस व्यवस्थित होते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लैविकेप्स फुल्विया, ईस्ट और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और क्लैविकेप्स फुल्विया से एक ड्रग प्राप्त होती है। बेसिलियमाइसीटीज जो है, अब नाम से चल रहा है कि इसके अंदर जो स्पोर बनेगा वो बेसिलियोस्पोर होगा। इसमें कवक जाल शाखित यानी कि ब्रांच और पटयुक्त यानी कि सेप्टेट होता है। और कवक जाल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक जो एक केंद्रकीय होता है और द्वितीयक कवक जाल जो द्विकेंद्रकीय होता है, यानी कि इसमें दो केंद्रक होते हैं, इसमें एक केंद्रक होता है। प्राथमिक कवक जाल का निर्माण एक केंद्रकीय यानी कि यूनिन्यूक्लिएट अगुणित यानी कि हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स से होता है। और द्वितीयक कवक जाल प्राइमरी जो माइसीलियम है उसके फ्यूजन से बनता है, उसके फ्यूज होने से बनता है। और उनके अंदर दो जो अलग अलग माइसीलियम की जो फ्यूज होने के बाद जब फ्यूज हो रहे हैं तो दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइकैरियन कंडीशन। द्वितीयक कवक जाल विशिष्ट विधि से, जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं, उससे विभाजित होता है। कसाविक संरचनाएं इसमें कभी नहीं होती, अनुपस्थित होती हैं। इसमें भी अनुपस्थित है, इसमें भी अनुपस्थित है। अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है स्पोर्स के द्वारा। जनन अंग इसमें अनुपस्थित होते हैं। लेकिन प्लाज्मोगैमी यानी कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन दो सोमैटिक सेल्स कायी कोशिकाओं के आपस में संलयन से होता है। और संलयन से क्या बनता है, पहले डाइकैरियन बनता है जो आगे जाकर एक संरचना का निर्माण करता है, इसे हम बोलते हैं बेसिडियम, प्लूरल बेसिडिया। बेसिडियम के अंदर एक्सोजीनसली उसके ऊपर की तरफ बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। और बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडिया सभी मिलकर एक उसकी फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प से जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं वो डेवलप होकर वापस प्राइमरी एक केंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करेंगे। अगैरिकस, पक्सीनिया, लाइकोपर्डॉन जिसे पफ बॉल बोलते हैं, अमेंटिया जिसे टोडस्टॉल बोलते हैं, ये इसके एग्जांपल है। अब डिट्रोमाइसीटी सदस्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये है कि इनमें लैंगिक अवस्था यानी कि सेक्सुअल स्टेज अनुपस्थित होती है या अभी तक इनमें डिस्कवर्ड नहीं की हुई है। इसलिए इनको अपूर्णतः या फंजाई इम्परफेक्टा या इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। मुख्यतः ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थात स्थल पर पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जातियां जो होती हैं जलीय होती हैं, जैसे ट्राइकोडल। कूट ईस्ट यानी कि सूडियो ईस्ट में शरीर एकोशिकीय होता है और अन्य सदस्यों में कवक जाल कैसा होता है, शाखित होता है और पट्टीयुक्त होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट। सेल सामान्यतः बहुकेंद्रकीय होती है, यानी कि एक सेल के अंदर कई सारे केंद्रक होते हैं। और पट में सामान्य कोर पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन
कोनिडिया के द्वारा होता है, या कभी कभी ओइडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा होता है, और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। और इसके एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, डैक्टाइलिया और फ्यूजेरियम। अब इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि एक तो इनका सेप्टेट वाला और एसेप्टेट वाला। तो इसमें एसेप्टेट है माइसीलियम, और इस वाले में जो ब्रांच्ड और सेप्टेट है, इस वाले में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, इस वाले में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। दूसरा कैरेक्टर इनमें जो स्पेशल है कि वो इसमें काइटिन और सेलुलोज की या दोनों की माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, बाकी सब में सामान्यतः काइटिन की वाल होती है। अलैंगिक जनन इसमें स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा होता है, जो ड्राई कंडीशन में कोनिडिया और नम कंडीशन में जूस्पोर्स की तरह काम करता है। इसमें अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है, इसमें अलैंगिक जनन बीजाणु में नहीं होता, इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है कोनिडिया द्वारा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मकों के द्वारा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता, अनुपस्थित होता है या अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। ये सबके इनके मेन कैरेक्टर है जो हमको याद रखने होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।